सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। बात करते हैं वक्फ कानून के विरोध की, जो कि शहर शहर अलग तरीके से जारी है। कोलकाता से लेकर जयपुर तक जुमे की नमाज के बाद मुसलमान वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बयां कर रही हैं कि किस तरीके से इसका विरोध हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन की मंशा पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इसी पर इंडिया न्यूज ने आज एक सर्वे किया है, जिसमें हमने आम लोगों की राय जानने समझने की कोशिश की। क्या थे इस सर्वे के सवाल और क्या है लोगों की राय, ये आपको आगे दिखाएंगे और बताएंगे। पहले आज वक्फ कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून का विरोध, शहर शहर क्यों अवरोध? किसने दिया गलत ज्ञान, कैसे मानेंगे भाईजान? बस से उतरवाया भगवा झंडा, किसका था एजेंडा? वक्फ पर घमासान, भगवा से डरे भाईजान। जुमे की नमाज के बाद शहर शहर विरोध का बवंडर उठा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हाथों में तख्ती लेकर वक्फ कानून का विरोध किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुसलमानों ने वक्फ कानून के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एआईएमआईएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वक्फ कानून को लेकर विरोध जताया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी एआईएमआईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला बोल दिया। राज्य अलग है, शहर अलग है, राजधानी अलग है, लेकिन इस भीड़ का मकसद एक है। मकसद उस कानून का विरोध करना जो देश की दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के साइन के बाद कानून बन चुका है, जिसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस भीड़ को न सरकार पर, न सदन पर और न सुप्रीम कोर्ट पर किसी पर भरोसा नहीं है। तभी हाथ में तख्ती लिए देश के अलग अलग शहरों में वक्फ कानून के विरोध में अवरोध उत्पन्न करने सड़क पर उतर गए। वक्फ का काला कानून मोदी सरकार लाई है, उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा देखने को मिली। यहां पुलिस और उपद्रवी आमने सामने आ गए। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। 2 दिन पहले भी मुर्शिदाबाद में हिंसा की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थीं। कोलकाता में वक्फ कानून के विरोध में पहले भड़काऊ भाषण दिया गया, उसके अगले दिन उपद्रवियों ने मुर्शिदाबाद में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे। आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं उसी तरह से दफनाए जाए। आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजान मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था। एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा भी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। कोलकाता से ऐसी तस्वीरें अब आम हो चली हैं। इस तस्वीर को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने एक्स अकाउंट पर अपलोड किया। तस्वीर कोलकाता की बताई जा रही है, जिसमें दिख रहा है कि एक बस में भगवा झंडा लगा है, जिसे वक्फ कानून का विरोध कर रही भीड़ रोक लेती है और बस वाले से जबरन भगवा झंडा उतरवाती है। इस दौरान यहां दीदी की पुलिस मौजूद थी, लेकिन वो तमाशा देखती रही। अपनी जान बचाने के डर से बस ड्राइवर भगवा झंडा उतार देता है। देखिए, आस्था का प्रतीक में हाथ दिया, वो बीजेपी का फ्लैग नहीं था, वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व का हिंदू का आस्था के ऊपर आघात कर दिया। कहाँ आघात किया? कलकत्ता, जहां भगवा लगा के स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हमारे हिंदू समाज और देश को बहुत ऊंचा पर ले गया। स्वामी जी का बर्थ प्लेस में
भगवा झंडा जिस तरीके से ड्राइवर को ऊपर रेडिकल ने प्रेशर करके खुलाया, माने दिन दहाड़े पुलिस का सामने, ये बहुत शर्म की बात है। अब सवाल यह है कि यह विरोध वक्फ कानून का था या भगवा झंडे का। भगवा झंडे से इस भीड़ को क्या परेशानी थी? इस भीड़ ने भगवा झंडे को क्यों उतरवाया, जबकि यही भीड़ फिलिस्तीन और हमास के झंडे लहराती देखी गई, जिस पर बीजेपी ने हमला बोला है। राणा सांगा पर आपत्ति जताएंगे, औरंगजेब को अपना रहनुमा बताएंगे और अब प्रोटेस्ट करेंगे वक्फ का और हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर लहराएंगे। ये कौन सी जाहिलियत भरी मानसिकता है? आतंक का समर्थन, हिंसा का समर्थन, ये भारत की धरती पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में पुलिस को, प्रशासन को बहुत चिन्हित करके ऐसे लोगों के साथ कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए जो हिंसा के रहनुमाओं को अपना रहनुमा मान रहे हैं, हिंसा करने वालों को अपना नायक घोषित कर रहे हैं। बंगाल में जो हो रहा है, बंगाल से जो तस्वीर सामने आ रही है, रामनवमी का विरोध, भगवा झंडे का विरोध, लेकिन वक्फ कानून के लिए सड़क पर उतरने वालों का स्वागत, इसे देखकर विपक्ष पूछने लगा है, क्या बंगाल को ममता बांग्लादेश बनाना चाहती हैं? ये ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी हैं। वक्फ के नाम पर ये मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला भड़का रहे हैं। सुनिए अपनी जहरीली जुबान से ये क्या तकरीर कर रहे हैं। कोलकाता के यदि बोलताम जैम करबो तो 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে, কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वक्फ कानून का विरोध करने वालों की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। क्या यह केवल सरकार के विरोध का नया टूल किट है? क्या वक्फ के नाम पर देश में अलग अलग शाहीन बाग बनाने की तैयारी है? क्या देश को एक बार फिर से दंगे की आग में झोंकने का प्लान है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वक्फ कानून को लेकर अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से विरोध हो रहा है। इसको लेकर कुछ सवाल हमने लोगों से पूछे, एक एक करके वो सवाल हम रखते हैं दर्शकों के सामने। उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान होंगे उनसे भी बात करेंगे। पहला सवाल जो हमने पूछा नए वक्फ कानून को लेकर आपकी राय क्या है, यानी कि लोगों से पूछा कि आप समर्थन करते हैं या फिर नहीं करते। तो लोगों ने इस पर खुलकर अपनी राय रखी। इसमें 59% लोगों ने कहा कि हाँ हम नए बिल का समर्थन करते हैं, जबकि 40% लोगों ने कहा कि हम इस पर समर्थन नहीं करते। हालांकि इसमें 1% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा कि जुमे के दिन वक्फ को लेकर शहर शहर भड़काने का काम हुआ है, क्या ये सोची समझी साजिश है? क्योंकि बड़े नेता या फिर मुस्लिम संगठन के जो चेहरे हैं वो लगातार ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिसके बाद लोग सड़कों पर हैं। हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने दिया। इसमें 64% लोगों ने, यानी कि बहुत बड़े तबके ने कहा है कि हाँ हमें लगता है कि जुमे की नमाज के दिन ही जानबूझकर लोगों को भड़काने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं और उसका असर भी होता है। 33% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि लोगों को भड़काने के लिए कहा गया है। 3% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो क्या अभी चल रहा है वो अलग अलग तस्वीरों में आपने देख लिया, लेकिन क्या आगे होगा इसको लेकर बात हम कर लेते हैं। मेरे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी मेरे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नासिर हुसैन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और आचार्य शैलेश तिवारी वैदिक स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं। साथ ही अतीकुर रहमान मेरे साथ में हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अतीकुर रहमान जी आपसे ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि कोई भी विधेयक पहले सदन में रखा गया, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और मेजॉरिटी नंबर्स के साथ में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचा कानून की शक्ल देने के लिए, वहां से भी मंजूरी मिल गई। अब जो कानून बन चुका है उस पर सड़कों पर आने से क्या कुछ हासिल होगा और ये विरोध है किस बात का? जी धन्यवाद। देखिए, जो कानून पास किया है सरकार ने, क्यों पास किया है? जब 5 करोड़ मुसलमान जेपीसी को अपना विरोध दर्ज करा चुके थे, उन 5 करोड़ का मेंशन पार्लियामेंट में क्यों नहीं हुआ? क्या सिर्फ पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वही वोटिंग करने का अधिकार रखते हैं, हम अधिकार नहीं रखते हैं? जेपीसी के अंदर जिन लोगों ने विरोध जताया था उनका खुद हमसे कहना है कि हमारी बात जेपीसी में नहीं सुनी गई। इसके रद्द अमल सड़कों पे आने की जरूरत पर, अगर जेपीसी के अंदर हमारे नुमाइंदों की
हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस पार्टी के, टीएमसी के, एआईएम के, तो अगर उनकी बात जेपीसी सुन लेते, 5 करोड़ जो हमने ऑनलाइन हमारे विरोध दर्ज कराए थे वो सुन लिया जाता, तो हमको सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका जाहिर सी बात यह है कि सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है। तो अब या तो सड़कों पे आना एक ऑप्शन रहा है, जिसमें हिंसा का सहारा लेना बिल्कुल गलत होगा। जो मुसलमान सड़कों के ऊपर आके विरोध जताना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि हिंसा का सहारा ना लें, और हिंसा का सहारा अगर वो लेंगे तो मैं अपील करूंगा हमारी सरकारों से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस से, कि उनको पूरी तरह से आजादी है कि सख्त कार्रवाई करके ऐसे तत्वों को आप बिल्कुल अरेस्ट करिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, देखिए दूसरा ऑप्शन, कि हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमको हमारी आखिरी आस्था है, वहां पर हमें उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा। लेकिन हिंसा का सहारा लेना बिल्कुल गलत है। जो विरोध हो रहा है उसमें कोई ऐसे मौलाना को अपने आप को शामिल नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो 5 करोड़ मुसलमानों ने विरोध दिखाया, एक बार बता दीजिए ताकि मैं बीजेपी के मेहमान से वो सवाल कर सकूं। कहां ये विरोध हुआ था? मुझसे पूछ रही हैं? हाँ, अतीकुर रहमान जी, आपसे पूछ रही हूँ। मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी आपने जो स्टोरी में बताया उससे ही मुझे कुछ जानकारी मिली। नहीं, आपने कहा ना 5 करोड़ मुसलमानों ने विरोध दर्ज कराया था ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन, ठीक है। जेपीसी को हमारा विरोध दर्ज करा चुके हैं। ठीक। मुकेश त्यागी जी, यहाँ अतीकुर रहमान जी और उनके जैसे और बहुत से मुस्लिम स्कॉलर भी और आम मुसलमान भी वो ये कह रहे हैं कि हमने आपत्ति दर्ज कराई थी, आपने संज्ञान नहीं लिया और सीधा आप विधेयक लेकर आ गए और कानून बना दिया। सबसे प्रथम मैं अतीकुर रहमान जी का खैर मकदम करता हूं कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, गंभीर कही, कि किसी प्रकार का वायलेंस ना ले। ठीक है, आपको डेमोक्रेसी के अंदर राइट है, लेकिन मेरा अतीकुर रहमान साहब से ये सवाल है कि अगर 5 करोड़ लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए तो क्या उसके सैलिएंट फीचर्स थे? कौन से ऑब्जेक्शन थे जिससे इनको खिलाफत थी? उसका एक सैलिएंट फीचर तो दीजिए। अब 5 करोड़ का आप चाहते हैं कि 5 करोड़ के 5 करोड़ मशवरे उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए, मतलब और कोई काम ना करे, बस यही करते रहे कि कई 10 करोड़ 140 करोड़ जनता है, हिंदू भी उसमें प्रोटेस्ट लगा सकते हैं। तो एक उसका एक डिसिप्लिन होता है। और जगदीप पाल ने बताया कि वो उनका अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है कि कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा इरेलीवेंट है। उनके उसके आधार पर उन्होंने आपके मशवरे को शामिल किया है। हाँ। और जब एक बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा, जब जेपीसी बन रही थी तब आपने मुखालफत नहीं करी थी। जब इसके बारे में हमने दोनों मैनिफेस्टो में अपने में डाला है कि हम वक्फ बोर्ड के अंदर जो है आधुनिकीकरण करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, लगातार हम कहते आए, हम अपने वायदों को पूरा कर रहे हैं। अब आप देखिए अभी इन्होंने कहा कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी पर जो है किस तरह से उनको मारा, क्योंकि उन्होंने जो है इस वक्फ बोर्ड के बारे में समर्थन किया। हाँ। ये जो मुस्लिम भाई इनका सपोर्ट कर रहे हैं उसको ये इतना बुरी तरह से मार रहे हैं कि हाँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि वक्फ बोर्ड तो एक प्रकार से एक माइनॉरिटी है मुस्लिम के अंदर जो मेजॉरिटी के मुस्तकबिल को डिसाइड कर रही है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी कमी है? अच्छा, तरुण गोगोई ये बोलते हैं कांग्रेस इनके साथ में। तरुण गोगोई का पूरी स्पीच उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे क्लॉजेज हैं जो 90% इन्होंने रिप्रोड्यूस किए हैं। तो अगर वही वाले क्लॉज हमने उठा करके थोड़े मॉडिफाइड फॉर्म में डाल दिए तो आपको प्रॉब्लम किस बात की हो रही है? आप तो वेलकम करिए। अच्छा, ऐसे डिबेट में बैठकर तो प्रॉब्लम पता नहीं लगेगी, वो तो ग्राउंड पर जाकर बात करनी पड़ेगी, फीडबैक लेना पड़ेगा। और बीजेपी तो जानी इस चीज के लिए जाती है ना कि ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाते हैं जब भी चुनाव प्रचार या उससे पहले का टाइम होता है। तो ऐसे आपको भी पता करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो अभी विरोध हो रहा है, अच्छा अतीकुर रहमान जी ने कह दिया कि हम अपनी आवाज उठाएंगे लेकिन बिना किसी हिंसा के साथ, लेकिन गाहे बगाहे हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसे कैसे देखें? मतलब आवाज उठाने का या विरोध दर्ज कराने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन इसी बीच कुछ लोग होते हैं फायदा उठाने की कोशिश कर लेते हैं माहौल बिगाड़ने के लिए। रचना जी, अतीकुर रहमान जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये वायलेंस प्रिय व्यक्ति नहीं है, इसलिए इन्होंने जो बात कही है बहुत सुखद बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह 5 करोड़ लोगों ने विरोध दर्ज कराया है, उसी तरह 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए, उसका नया कानून लाया जाए, उसके पक्ष में 50 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने भी वोट करके अपना पक्ष को जाहिर किया है। और जहां तक बात है कि सब लोग
जैसे पार्लियामेंट में नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार सब लोग जो है पार्लियामेंट में न जाकर के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पक्ष में वोट किया है, ये भी इनको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, जो मौलाना लोग वो बार बार गलत तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि कैसे एक मौलाना बोल रहे हैं कि आपकी बेटी बहनों के बुर्खा पहनना बंद कर दिया जाएगा, आपकी दाढ़ी कटवा दिया जाएगा, आपको नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाएगा। गलत तरीके से लोगों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है और भ्रम फैला करके एक सभ्य और जो शांत और सामान्य आम जनमानस है उनके बीच में एक विद्रोह पैदा किया जा रहा है ताकि सरकार के खिलाफ विद्रोह किया जाए। यह बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ कौन कर रहा है कार्रवाई किया जाए। जो भी लोग मीडिया के सामने अथवा जो भी रैली करके जो मौलाना गलत तरीके से भीड़ में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको चुन करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यह अब कानून बन गया है। हमारा कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंटेरियन को है। इसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया ने इसको पारित करके कानून बना दिया है। भले ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, ठीक सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अच्छा, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ना अभी, जिसमें वक्फ संशोधन बिल का विरोध हो रहा है, ये वो तस्वीरें हैं और ये तस्वीर बड़ी हैरान करने वाली है। अतीकुर रहमान जी से मैं इस पर रिएक्शन लूं, उससे पहले मैं नासिर हुसैन जी का रुख कर लेती हूँ। रचना जी, बस मैं एक लाइन बोलूंगा। बोलिए। देखिए, अतीकुर रहमान जी से मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि 16 तारीख को केस आ रहा है, मतलब 4-5 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आ रहा है। आप क्यों नहीं लोगों को कहते कि आप एजिटेशन क्यों इस समय कर रहे हैं? भाई, आप सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करना चाहते हैं एजिटेशन करके। 16 तारीख आप पेशेंटली वेट करिए। पार्लियामेंट से एक्ट पास हो गया, सड़क पर ला करके आप वायलेंस हो नहीं रही। वेस्ट बंगाल में वायलेंस नहीं कर रहे हैं, जगह जगह पर वायलेंस हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक, हालांकि वो इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आवाज उठानी चाहिए लेकिन कोई हिंसा की घटना ना हो। अच्छा, ये जो तस्वीर में देख रही हूँ नासिर हुसैन जी, अच्छा, विपक्षी कई लीडर्स हैं, उसमें कांग्रेस भी है जो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, मुसलमानों के लिए ये हित में नहीं है या फिर इस बिल का विरोध होना चाहिए। अलग अलग शब्द हो सकते हैं, लेकिन ये जो विरोध मैं देख रही हूँ इसमें तो मुझे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, मतलब 7-8 साल के, 9-10 साल के। उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है। फिर कौन लोग हैं जो इन बच्चों का भी सहारा ले रहे हैं, नाबालिगों को भी इसमें ढकेल रहे हैं, कह रहे हैं आइए सड़कों पर। देखिए ऋचा जी, ऐसा है कि ये कौम को भटकाने का जो मुद्दा आज चल रहा है, वक्फ बोर्ड एक मुद्दा नहीं है, ये संविधान पे हमला है। क्यों कहता हूँ संविधान पे हमला है? जब संविधान बराबरी का हक देता है, संविधान अल्पसंख्यकों को रक्षा करने की बात करता है, उनकी जमीन को छीनने की बात कहां से आ गई? ये जमीन छीनने की बात है आज एक कौम पे हो रही है, कल दूसरे कौम पे होगी, कल मंदिरों पे होगा, कल गुरुद्वारा पे होगा, कल आदिवासियों पे होगा, कल दलितों पे होगा। इन तमाम, सुन लीजिए, मैंने बड़ी शांति से तिवारी जी, शैलेश तिवारी जी बोलने दीजिए नासिर हुसैन जी को। नासिर हुसैन जी अपनी बात खत्म करें, तब आप रिवर्ट कीजिएगा। शैलेश तिवारी जी शांत रहिए। संविधान हक देता है, आर्टिकल 14 देता है, 26 देता है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करिए, बराबरी का हक दीजिए, समानता की। पर बीजेपी दोहरी राजनीति क्यों? अगर आप हिंदुइज्म की एक बिल ला सकते हैं, मुसलमानों के लिए अलग बिल ला, तो आप बराबरी का हक यानी कि संविधान को आप नहीं मानते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा हमें संविधान बदलना है। खुद मोहन भागवत साहब ने कहा था हमें नया संविधान बनाना चाहिए। जब ऐसी तरह से होगी तो इस देश में कहां जाएगा? एक कौम को क्यों दिखाना चाहते हैं? संविधान में संशोधन अलग अलग वक्त पर हुए, लेकिन आज इस वक्त में अगर बातों को इस तरीके से मोल्ड करके अपनी सहूलियत के हिसाब से रखा जाएगा ना, तो ये लोगों में गलत मैसेज आता है। देखिए, हो सकता है कि डिबेट में बैठकर आप लोग कहें कि हम हिंसा नहीं चाहते या हम कोई बवाल नहीं चाहते, लेकिन नतीजा वो दिख रहा है। छोटे छोटे बच्चे इस आंदोलन का हिस्सा हैं और गाहे बगाहे कहीं भगवा झंडे उतरवा दिए गए, कहीं हरे झंडे लहरा दिए गए और गाहे बगाहे ये हिंसा हो रही है। आप सभी रहिएगा मेरे साथ में, आप सभी रहिए। कुछ और सवाल है जो हमने लोगों से पूछे हैं, वो सवाल बता देते हैं। हमने अगला जो सवाल पूछा, हमने पूछा वक्फ कानून को लेकर विपक्ष और मुस्लिम नेताओं का बड़ा वर्ग मुसलमानों के बीच में क्या भ्रम फैला रहा है। इसमें हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने दिया। आम लोग थे जिन्होंने 61% लोगों ने कहा कि हाँ हमें लगता है कि लोगों में भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। 35% लोगों ने कहा कि नहीं हमें ऐसा नहीं लगता। 4% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी 61% लोग ये मान रहे हैं कि विपक्ष और मुस्लिम नेताओं का जो बड़ा वर्ग है वो मुसलमानों को भड़काने और बरगलाने की कोशिश कर रहा है। चौथा सवाल जो हमने पूछा वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के जरिए बीजेपी विपक्ष के नैरेटिव को क्या तोड़ पाएगी?
इसमें हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने रखा। इसमें 56% लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, 30% लोगों ने कहा कि नहीं हमें ऐसा नहीं लगता कि होगा, 14% ऐसे भी रहे जो कहने लगे कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ये अलग अलग सी बातें हैं जो वक्फ संशोधन बिल और के पारित होने, उसे कानून बनने और उसके बाद के बवाल को लेकर हैं। ऐसे में मुकेश त्यागी जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई कुछ लोग हैं ऐसे जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और इसमें अपना अपना पॉलिटिकल फायदा है? देखिए, मैं समझता हूँ देश के खिलाफ ही साजिश है। ये मुखालफत जो है कौन फैब्रिकेटेड कर रहा है। है? इसके पीछे को इसके देखिए, इसमें बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी लगी हुई हैं। इसको आप नहीं झुटला सकती। जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि सीए को लेकर के इन्होंने शाहीन बाग को किसने बुरी तरीके से पूरा जैम कर दिया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी हटने को तैयार नहीं थे। 3 इंटरलॉक्यूटर आइन से करने, उसके बाद भी नहीं सुना। बच्चे और वृद्ध महिलाओं को इन्होंने शील्ड की तरह से वहां पे रखा। तो और ये था सबसे बड़ा उनका नैरेटिव कि मुस्लिमों की नागरिकता यहाँ पर छीन ली जाएगी। मुझे बताइए, सीए का एक्ट पास हो गया, किस मुस्लिम की नागरिकता चली गई? ऐसे ही ये लोग भ्रमित फैला रहे। एएमआईएम वाले ओवैसी जी जो कि चैंपियन है देश के विघटन करने में, मुझे लगता है वो मिनी पाकिस्तान बनाने की उनकी जिद है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर एक आपने और सीए पाकिस्तान एनआरसी बने। का भी जिक्र कर दिया और आपने किसान आंदोलन का भी जिक्र कर दिया। अतीकुर रहमान जी, आप एक पढ़े लिखे मुसलमान हैं, आपने जो अपनी बात कही वो बहुत सही तरीके से कही, लेकिन कोई लोग तो है ना जो भड़का रहे हैं, वरना 8-10 साल के बच्चों का इस आंदोलन में भला क्या काम? और क्या शाहीन बाग जैसा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है जहां वहीं वाकई महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया था और फायदा तो उसका कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ने फैसला सुनाया। रचना जी, आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि सरकार मुसलमानों के लिए 18 घंटे काम करने के, मेहनत करने के बाद रात के 3 बजे बिल पास करे और इसका पॉलिटिसाइजेशन ना हो? क्या कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहेंगी कि मुसलमान हमारा वोट बैंक जैसे कि हमेशा बनते आए हैं, अभी भी बने? और क्या ये बात मुसलमानों कही में आपने, ऐसे तत्व नहीं है, ऐसे ये तत्व बात नहीं कही है आपने कि सही। चाहेंगे कि वो ऐसी पार्टी से जुड़ी रहे जहां से उनकी दाल रोटी चलती रहे। मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हमदर्द नहीं रहा हूं और ना रहना चाहता हूं। यहाँ पर सवाल ये है कि मैं चाहता हूं, ये जो आपका सर्वे दिखाया जा रहा है ना रचना जी, मैं चाहता हूं कि इसमें मेजोरिटी का साथ दूं और चाहूं कि मैं बीजेपी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करूं कि आगे आने वाले दिनों में जो हमसे लोकसभा में, राज्यसभा में वादे किए रचना जी, आप बीजेपी के जुबान क्या बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए हैं अतीकुर रहमान जी? रचना जी सुनिए, रचना जी सुनिए, बताइए। आप बीजेपी के जुबान बोलने वालों को बैठा के हम मुस्लिम स्कॉलर बना देती है और आप हमें मुसलमानों की आवाज बोल दीजिए फिर, आप मुसलमानों की आवाज बोल दीजिए फिर नासिर हुसैन जी। मुसलमानों की बात नहीं है, आप मुसलमानों की बात नहीं है, बात मुसलमानों की नहीं, बात संविधान की है। आप बात कर रहे हैं, मतलब आपकी सहूलियत से अगर बात नहीं कही तो ठीक नहीं लगी आपको? 2006 में सच्चर कमेटी आती है, उसी समय जुनैद आयोग आता है, उसमें क्या कहा जाता है? मुसलमानों के जमीन पे, वक्फ बोर्ड के जमीनों पे किसने इंक्रोचमेंट किया है? उस इंक्रोचमेंट को छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? बीजेपी का कहना यह है कि वक्फ बोर्ड ने कभी गरीबों का हित नहीं किया, कभी गरीबों का भला नहीं हुआ, कभी जरूरतमंदों की आवाज नहीं सुनी और कभी भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। 3 लोग बीजेपी के तरफ से बैठा के एक कांग्रेस की आवाज को नहीं सुनना चाहते। गलत बात कर रहे हैं, 3 बीजेपी के गलत बयान कर और रहे हैं। अकेला मुझे बोलने का ये गलत है, आप ये बताइए। शैलेश तिवारी जी, आपका एंड कमेंट। सब बोलिए, शैलेश तिवारी जी को सुन लेती हूँ क्योंकि टाइम कम है। शैलेश तिवारी जी। देखिए रचना जी, अब यह राष्ट्रीय कानून बन गया है वक्फ बोर्ड। आप चाहे कितना भी नासिर हुसैन जैसे लोग चिल्ला लें, दंगे फसाद करना चाहते हैं, पुलिस उनको रोकेगी। यह कानून बन गया है और इस कानून को पूरे देश को मानना ही पड़ेगा। और यह वक्फ बोर्ड जो है वह मुस्लिम गरीब परिवारों के लिए बहुत ही अच्छा कानून है। यह निश्चित तौर पर देश के लिए अच्छा कानून है। ठीक है, ठीक है, आप सभी का बहुत। अतीकुर रहमान जी 10 सेकंड में कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज बोल दीजिए। नासिर साहब, हमारे लिए इतना उत्सुकता दिखाने वाली ये बीजेपी के ऊपर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं?
हमें नहीं भरोसा है। जो संविधान को नहीं मानता हम क्यों भरोसा करें? हम अरे संविधान कहाँ टूटा है? जो संविधान पे हमला संविधान से अलग क्या हो गया? लोकसभा में पहले वोटिंग हुई, फिर राज्यसभा में हुई, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचा। कानून तो कानूनी तरीके से ही बना है। ठीक है, ठीक है। ये बहस जो यहाँ डिबेट में हो रही है, टीवी में हो रही है, ये सड़कों पर भी देखी जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन जी, साथी अतीकुर रहमान जी, आचार्य शैलेश जी, मेरे साथ में जुड़ने के लिए मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।